हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एजुकेशन हब विद माहिरा। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेयर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका डैमेजेस ऑफ ब्रीच से रिलेटेड सेक्शन 73 से रिलेटेड। ठीक है, इसी से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है जो ना आपके यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, इवन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पर भी आपका ये केस काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, सो इस केस का नाम है हैंडले बनाम बैक्सेंडल का केस। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया था, क्या इसका निर्णय आया था और किस चीज़ से रिलेटेड है, क्यों आया था, इसमें दो नियम भी दिए गए थे, वो क्या थे वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है हैंडले वर्सेस बैक्सेंडल वार। ठीक है, तो ये रिलेटेड है डैमेजेस ऑफ ब्रीच। डैमेजेस ऑफ ब्रीच क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी, दोनों में हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपके कौन से सेक्शन में डिफाइन है, वो है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्फोर्स बाय लॉ। ठीक है, अगर वहाँ इन्फोर्स बाय लॉ नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें जो कि इन्फोर्स बाय लॉ होता है, जो सेक्शन 2H में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी होती हैं। ठीक है, अब दो पार्टी में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए इन दोनों पार्टी में से किसी एक ने अपना कोई ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसको डैमेज के लिए क्लेम सेकंड पार्टी कर सकती है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है ये केस जो है आपका हैंडले बनाम बैक्सेंडल वार। इस केस में हुआ ये था कि बेसिकली इस केस में ये हुआ था कि 1854 का ये केस है। इसमें ये हुआ था कि एक जो वादी होता है वो एक मिल मालिक था। ठीक है, तो उसकी मिल में एक मशीन लगी हुई थी। ठीक है, जिसका क्रेन शिफ्ट जो होता है वो टूट गया था। जब वो टूट जाता है, क्रेन शिफ्ट मतलब वो मशीन का एक पार्ट होता है जिससे मशीन चलती है, वो टूट जाता है। ठीक है, जब वो टूट जाता है तो जिसके कारण इनकी मशीन बंद हो जाती है, तो इनका काम वहाँ पर रुक जाता है। तब ये क्या करते हैं कि अपने एक जो नौकर हैं उनसे कहते हैं कि आप जो सॉफ्ट मार्केट है, मतलब वहाँ जाइए उत्पादनकर्ता के पास जो ये सारे काम करता है, जो बनाता है। ठीक है, उनके पास जो कि उस मशीन के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके निर्माता थे, वो वहाँ वो बनाते थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने नौकर से कहा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर इसको बनवा के ले आइए और दूसरी नई मशीन ले आइए, ताकि क्या हो सके कि तो उन्होंने कहा कि आप जाके जो मशीन जो उत्पादन है जो बनाते हैं इसको जाके वहाँ दे आइए। ठीक है, तो उन्होंने अपने नौकर के थ्रू उसको उस उत्पादन करता है मशीनों को, पुर्जे जो बनाता है, उसके पास भेज दिया। लेकिन उसने उस मिल मालिक की जो मशीन थी उसको बनाने में बहुत देरी कर दी, जिसके कारण उसकी मशीन जो थी बंद पड़ी रही। जब मशीन बंद पड़ी रही तो वहाँ पे क्या हुआ, मशीन बंद होने के कारण रीज़न उनका जो मिल थी वो भी बंद रही काफ़ी दिनों तक। ठीक है, तो इसमें परिणाम स्वरूप होता क्या, जो मिल मालिक होता है वो उस रेलवे कंपनी, जो वो कंपनी थी जो मशीनों के पुर्जे वगैरह बनाती थी, उस पर ये बात दायर करता है कि मेरा जो इतना नुकसान हुआ है, जो आपकी वजह से इतने दिन से मेरी मशीन बंद पड़ी थी, उसकी वजह से मेरी मिल बंद पड़ी रही, तो आप मुझे उसका आपने जो मतलब ब्रीच करा यहाँ पर मैं तो उस चीज़ का क्लेम करता है और कहता है कि मुझे आप इस चीज़ का हर्जाना दीजिए। ठीक है, जो भी होगी रकम वो आप मुझे दीजिए, इस बात के लिए उसको जिम्मेदार ठहराता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन होता क्या है कि इस वाद में न्यायालय ये कहता है कि जो वादी है वो प्रतिवादी से जो उस लाभ को पाने के लिए हकदार नहीं है। ठीक है, क्यों, रीज़न ये है कि मतलब जितनी भी हानि हुई है वो प्रतिकर प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे कई वाद है जिनमें टूटी सॉफ्ट मरम्मत के लिए भेजी तो गई, मगर समान परिस्थिति में ये नहीं समझा जाता है कि इस कारण की वजह से ही मील बंद हो जाएगी। ठीक है, सॉफ्ट ना होने के कारण मील बंद हो जाना एक विशेष परिस्थिति है, मगर विशेष परिस्थिति जो प्रतिवादी को विशेष रूप से पहले बतानी चाहिए।
पहले से उनको बताना चाहिए था। इसका मतलब ये है सीधी तरह से कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, संविदा भंग होती है, तो भंग होने का मतलब ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जिस टाइम करते हैं उस टाइम पे आपको जिनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हम अगर इस टाइम तक एक टाइम लिमिट आपको खुद तय करना पड़ेगा। इस टाइम में अगर बाउंडेशन है, इतने टाइम तक आता है तो हम आपसे इस डैमेज के लिए क्लेम करेंगे। अगर टाइम नहीं दिया है, लिमिटेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया है, वहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो वहाँ पे वो इस चीज़ के क्लेम पाने का हकदार नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें ये माना गया है कि इसमें जो एक बैरन एंडरसन थे उन्होंने इस सिद्धांत को इसी केस में निकाला और कहा कि हमारे विचार है कि ऐसी स्थिति में उचित सिद्धांत ये है कि जब दो पक्षकार के द्वारा की गई संविदा का भंग एक पक्षकार के द्वारा किया जाता है तो दूसरे पक्षकार को उतना प्रतिकर मिलना चाहिए जो संविदा भंग के कारण उचित और स्वाभाविक लगता है, ठीक है। लेकिन इस भंग करी है संविदा उस कारण घटनाओं के समान अनुक्रम में उत्पन्न हुई हो या जिनके बारे में पक्षकार को संविदा के समय ज्ञान होना चाहिए। वही मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमें जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ये बात बतानी है पहले से ही कि इतने टाइम पीरियड में अगर आपने नहीं दिया तो हम आप पर बात दायर कर सकते हैं, केस ला सकते हैं कि मेरी उसके बाद जितनी भी हानि होगी उसके लिए आपको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। लेकिन जहां आपने ये बात बताई ही नहीं, जहां आपने ये चीज़ कहा ही नहीं और एक टाइम लिमिट सेट ही नहीं की तो वहाँ पे आप इस चीज़ का क्लेम नहीं कर सकते, क्षतिपूर्ति के लिए आप नहीं मांग सकते, क्योंकि ना आपने वहाँ पर टाइमिंग का कुछ बताया, ना आपने वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्शन बताया कि इतने टाइम में इतना चाहिए या फिर ऐसा और इतने टाइम में आपने नहीं दिया तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में यही बताया गया था।